जय हिंद दोस्तों, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास से घटना चक्र का सीरीज चालू किए हैं, इस सीरीज में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें कुछ भाग तक हम लोग समझे थे। जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में हम चर्चा कर रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें लास्ट समय हम लोग बात किए थे कर्नाटक के युद्ध के समय। कर्नाटक में 3 युद्ध देखने के लिए मिलता है। कर्नाटक में कितने युद्ध देखने के लिए मिलता है? 3 युद्ध। चलिए आज हम लोग यहां बात करेंगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक में आपको 3 युद्ध देखने के लिए मिलेगा। एक कर्नाटक का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। 3 युद्ध देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम कर्नाटक के युद्ध के बारे में जो आपका घटना चक्र हुआ करता है, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल बताया गया है। क्या बताया गया है देखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 तक, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी जो 1740 में शुरुआत हुआ था। देखिए समझेंगे कि कर्नाटक युद्ध आपको देखने के लिए मिलता है भारत में, लेकिन युद्ध कहां शुरू हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी, ऑस्ट्रिया में सिंहासन पर बैठने के लिए वहां ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध होता है। 1740 में वहां होता है, लेकिन उसका बात का पता चलता है भारत में 1744 में। चलिए पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। आपको कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध देखिए, एक घटना आपको देखने के लिए मिल रहा था वहां 1740 में। कब मिलता है? 1740 में। कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं 1746 से 48, लेकिन वहां पर देखिए 1740 में ऑस्ट्रिया को लेकर उत्तराधिकारी के युद्ध हो रहा था, जिसका पता भारत में कब पता चलता है? 1744 में चलता है। 1744 से पता चलता है। जैसे आप एग्जाम्पल में लीजिए कि आप दिल्ली काम करने गए हैं, गांव का 2 व्यक्ति, और घर में क्या हो गया कि झगड़ा आपको देखने के लिए मिल गया। 2 फैमिली आपस में लड़ गए, और दोनों यहां लड़ाई जब होता है, इसी को देखने के लिए परिणाम आपको मिल जाता है दिल्ली में। जैसे हम गए और आप गए दिल्ली, दोनों एक ही गांव के हैं, तो दोनों यहां घर पर लड़ाई किए, दोनों का फैमिली घर पर लड़ाई किए। इसका परिणाम देखने के लिए मिल जाता है दिल्ली में, कि दिल्ली में भी हम लोग मुंह फुलाना शुरू कर देते हैं, हम लोग युद्ध करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं, भाईचारा धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। वही चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है कि दोनों के दोनों ऑस्ट्रिया यूरोप का देश, ऑस्ट्रिया में झगड़ा हो रहा है उत्तराधिकारी के लिए, लेकिन उसका परिणाम देखने के लिए कहां मिल रहा है? भारत में। इसका युद्ध का शुरुआत था 1740 में, लेकिन भारत में कब पता चलता है? 1744 में। आगे देखिए 1744 में फ्रांसीसी गवर्नर, और भारत में बात करेंगे तो डुप्ले हुआ करते हैं। और वही अंग्रेज गवर्नर के बारे में बात करेंगे तो निकोलस, यह मद्रास में हुआ करते थे। कहां बैठे थे? मद्रास में। आगे देखिए पीडीएफ के माध्यम से समझ लेते हैं, इसके बाद वहां हम लोग चलेंगे, देखेंगे 1746 में डुप्ले ने मद्रास पर आक्रमण कर उसे अपना अधिकार में कर लिया। वास्तव में जो अंग्रेज का ही क्षेत्र हुआ करता है, लेकिन डुप्ले क्या करता है कि मद्रास पर आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लिया। उसी में बात कर रहे हैं अंग्रेज क्या करते हैं कि पौंडीचेरी पर अधिकार करके अपने अधिकार में कर लेते हैं। उल्टा काम यहां होता है, ये मद्रास जो ब्रिटिश का था से डुप्ले कर लिया, फ्रांसीसी कब्जा में कर लिया। अभी फ्रांसीसियों को हुआ करता है तो कौन कब्जा में कर लिया? अंग्रेज कब्जा में कर लिया। देखिए दोनों के दोनों वास्तव में लड़ाई के कारण हुआ करता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी। वहां तो थोड़ा सा नॉर्मली लड़ाई हुआ, लेकिन यहां पर आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। आगे देखते हैं। फिर जब युद्ध की बात होता है
डुप्ले, लेकिन जो पौंडीचेरी पर अंग्रेज अधिकार कर रहे थे, तो डुप्ले इतना महान शासक हुआ करता है, इतना महान गवर्नर हुआ करता है कि इसका पौंडीचेरी को अंग्रेज के हाथ में नहीं लगने देता है। और जब 1948 में देखेंगे 46 से लेकर 48 तक युद्ध चला, लेकिन जब 1948 में क्या होता है कि वहां पर संधि हो गया, समझौता हो गया। जब जैसे हम अभी एग्जाम्पल लिए कि घर की लड़ाई देखने के लिए मिलता है, दिल्ली बम्बई देखने के लिए मिलता है, वैसे अगर घर में लड़ाई का माहौल शांत हो गया, दोनों बातचीत करना शुरू कर दिए, तो हम लोग दिल्ली रहते हैं तो बारी बारी क्या करते हैं, एक दूसरे को भी बात करना शुरू कर देते हैं। वही चीज यहां पर मिल रहा है कि 1748 में वहां संधि होता है। कहां होता है? ऑस्ट्रिया में, जिसको बोलते हैं आला सिप्ला की संधि। इस संधि में अंग्रेज और कौन भाग लेते हैं? फ्रांसीसी भाग लेते हैं। आगे देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध तो हम लोग समझ लिए, आप थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि आपको पीडीएफ में कर्नाटक का दूसरा युद्ध दिया नहीं है, इसमें घटना चक्र में जो आपका घटना चक्र में है, इसमें कर्नाटक के दूसरा युद्ध के बारे में चर्चा नहीं किया है, लेकिन हम समझेंगे, देखते हैं दिया है कि ना। कर्नाटक के दूसरा युद्ध के बारे में चर्चा नहीं किया है, लेकिन हम लोग पहले समझ लेंगे कर्नाटक के दूसरा युद्ध के बारे में समझ लेंगे। क्या है कि ये नहीं लिखा है तो क्या हम कर्नाटक का दूसरा युद्ध छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, इसको लेकर चलेंगे। आप यहाँ क्लास में ज्वाइन किया तो कुछ आपको अलग मिलना चाहिए, तब ना आप पढ़ने का आपको मतलब चलेगा कि हाँ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग भी मिल रहा है। पीडीएफ से बाहर भी जो घटना चक्र में बुक में जो लिखा गया है उससे भी बाहर भी हमको ज्ञान मिल रहा है, तब ना आप क्लास करेंगे। हाँ, यहाँ पर समझा रहे थे कि दूसरा युद्ध होने का कारण आपको क्या देखने के लिए मिलता है। पहला कारण कि जो प्रथम युद्ध में था, प्रथम युद्ध में संधि तो कर लिए, लेकिन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं शत्रुता, कहीं ना कहीं दुश्मनी देखने के लिए मिल रहा था। तो प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध होने के कारण आपको यही मिलता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच क्या शत्रुता। शत्रुता कहने का मतलब हम दुश्मनी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? दुश्मनी। अगला पॉइंट, पहला कारण। दूसरा कारण कि 1748 में हैदराबाद में एक निजाम हुआ करते हैं, जिनको निजाम उल मुल्क, जैसे बंगाल देखो बहादुर, जैसे बंगाल में आपको गवर्नर बोला जाता है, गवर्नर। जैसे बंगाल में आपको क्या बोला जाता है? गवर्नर बोला जाता है। उसी मद्रास वाला क्षेत्र में मद्रास के नवाब क्या निजाम बोला जाता था। आगे देखते हैं कि 48 में क्या था, 1748 में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क का जब मृत्यु होता है तो दो व्यक्ति आपस में लड़ना शुरू कर देते। वहां के नवाब है, नवाब के मृत्यु वाले दो व्यक्ति क्या करेंगे ना कि अगला निजाम बनने के लिए दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करेंगे। और जब दो भारतीय आपस में झगड़ा करेंगे तो एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ से फ्रांसीसी अपना लड़ाई को लेकर यहनी के साथ लड़ाई करेंगे। जैसे देखिए नादिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में क्या होता है? लड़ाई होता है। यहाँ देखिए नादिर जंग को देखिए, अब यहाँ पर नादिर जंग और मुजफ्फर जंग दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। क्या लड़ाई करते हैं कि हैदराबाद की क्या बन जाए? निजाम बन जाए। अंग्रेज के पता चलता है ना कि मुजफ्फर जंग को मदद कौन कर रहा है, इसके खिलाफ मदद कौन कर रहा है? मुजफ्फर जंग का मदद कौन कर रहा है? फ्रांसीसी। अंग्रेज को लगता है कि मुजफ्फर जंग का मदद कर रहा है, तो हैदराबाद के अगर अगला निजाम मुजफ्फर जंग बन जाएगा तो पक्का है कि मुजफ्फर जंग किसको मदद करेगा? जो आपका मदद किया है झगड़ा में। तो अंग्रेज क्या करता है कि इसका जो दुश्मन हुआ करता है, मुजफ्फर जंग का जो दुश्मन हुआ करता है, इसका नाम क्या है? नासिर जंग। अब अंग्रेज किसको मदद करना शुरू कर दिए, लेकिन वास्तव में समझेंगे कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं लेकिन सामना सामने नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के सहारा से युद्ध कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अभी आपका यही कारण देखने के लिए मिलता है। आगे देखते हैं यहां देखिए मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला जानता है कि मुगल बादशाह था। मुगल क्या था? बादशाह था, मुगल बादशाह। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में निजाम उल मुल्क या इसी को
चिंकलेज खां बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसी को? चिंकलेज खां बोला जाता है। ये खुद को हैदराबाद राज का स्थापना किया था। जैसे न जो चिंकलेज खां जो हुआ करता है, आपको निजाम उल मुल्क को एक सूबेदार के रूप में नियुक्त करता है हैदराबाद, लेकिन जब इसका जब मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में क्या करता है ना, निजाम उल मुल्क की अलग स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। क्या करता है? स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। आगे देखिए, ये जो आपको निजाम उल मुल्क क्या होता है कि 1724 से लेकर 48 तक यहाँ पर राज किया। लेकिन जब इसका मृत्यु हो गया तो दो व्यक्ति आपस में लड़ना शुरू कर दिए। एक हुआ करता है नासिर जंग, एक हुआ करता है मुजफ्फर जंग। एक कारण ये था, वो हैदराबाद का था। एक आगे देखते हैं कर्नाटक वाला क्षेत्र में को देखने के लिए कहानी मिलता है कि कर्नाटक का एक नवाब हुआ करता है जिसका नाम था दोस्त अली। क्या नाम था? दोस्त अली। ये दोस्त अली का भी मृत्यु हो जाने के बाद, लेकिन यहाँ पर मुजफ्फर जंग, नासिर जंग के बारे में बात की है, वो बात की है हम हैदराबाद में, लेकिन हम कर्नाटक के कुछ पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक का दूसरा युद्ध होने का कारण एक ये भी देखने के लिए मिलता है। तो दोस्त अली का मृत्यु हो जाने के बाद इसी का एक दामाद हुआ करता है जिसका नाम था चंदा साहब। क्या नाम था? चंदा साहब। अब इसी का एक पुत्र हुआ करता है जिसका अबनुरुद्दीन नाम है। क्या नाम है? अनूरुद्दीन। तो यहां पर समझेंगे कि दोनों आपस में चंदा साहब आए व्यक्ति दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो चंदा साहब का मदद कौन कर रहा है यहाँ पर? फ्रांसीसी। तो यहां भी अंग्रेज को लगता है कि देखो हैदराबाद में तो कर रहा था तो हम कर लिए। अब यहां पे देखता है कि फ्रांसीसी इसको मदद कर रहा है। अगर ये गद्दी पर बैठ गया, यहाँ के कर्नाटक का अगर नवाब बन गया तो हमको तो वैल्यू नहीं मिलेगा। इसका जो दुश्मन है उसका मदद करना शुरू करो। तो फ्रांसीसी किसका मदद करते हैं? चंदा साहब का। अंग्रेज किसका मदद करते हैं? तो इसको मदद करते हैं। ये आपको देखने के लिए मिलता है। आप हम लोग ये समझ रहे थे, लेकिन अब तीसरा जो आपको युद्ध मिलता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ये भी जब क्या होता है, चलिए इसके बारे में आपका होमवर्क है। क्या है कि थोड़ा सा आप अपने से भी मेहनत करेंगे, कर्नाटक का तीसरा युद्ध पढ़ने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। और जब नहीं मेहनत करेंगे तो आप कमेंट कर देंगे कि हमको बुक में नहीं मिला, तो हम तीसरा युद्ध के बारे में बेहतर समझाएंगे। आइए हम लोग आते इस टॉपिक पर, जिस टॉपिक को हम लोग आज लेकर आए हैं इस टॉपिक पर। हाँ, यह समझेंगे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। आप तो देख लिए उस कहानी को, लेकिन उस कहानी को हम लोग दोहराते हैं कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी जो 1740 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, आरंभ हुआ था, किसके लिए? मात्र और मात्र विस्तार के लिए। आगे देखिए, अंग्रेज सरकार की आज्ञा के विरुद्ध अंग्रेज सरकार की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल, या हम बोल सकते हैं अंग्रेज और क्या बोल सकते हैं फ्रांसीसी में 1746 में क्या हो गया? युद्ध आपको देखने के लिए शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर 1746 में युद्ध क्या हो गया? शुरू हो गया। आगे देखिए, अंग्रेज कैप्टन ब्रेनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया जाता है। यह भी आपको मिलता है यहाँ पर। एक पॉइंट हम लोग कुछ और समझे, दूसरा पॉइंट आप कुछ और देख रहे हैं कि अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण के बारे में बात कर रहा है कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध का तत्कालीन कारण कि जहाजों पर अधिकार कर लेना ही युद्ध का तत्कालीन कारण देखने के लिए मिलता है। जैसे 1857 के अंतिम में अब बहुत सब बड़े चीज होंगे, जैसे आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, आपको यहाँ पर बहुत सा 4-5 कारण देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है जिसको लोग बोलते हैं तत्कालीन कारण। करतूत के बारे में चर्चा करते हैं। उसे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तत्कालीन कारण के बारे में क्या कि जहाजों पर अधिकार कर लिया गया था। देखिए, अंग्रेज व्यक्ति हुआ करता है, अंग्रेज सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया जाता है, ये आपको मिलता है। आगे देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनूरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को
फ्रांसीसी आक्रमण के लिए, फ्रांसीसी आक्रमण के लिए भेज दिया। कैप्टन पेराडाइन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के अडयार नदी पर स्थित सेंट थोम नामक स्थान पर नवाब की सेना को क्या कर दिया गया, पराजित कर लिया गया। अगर देखिए यूरोप में युद्ध बंद जैसी बंद होता है तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी क्या होता है, समाप्त होता है। अभी हम समझा है कि 48 में जैसे कर्नाटक में जैसे यूरोप में युद्ध समाप्त होता है, ऑस्ट्रेलिया के युद्ध समाप्त होता है, तो वो भी समाप्ति भारत में भी देखने के लिए मिलता है। देखिए एक सलाह सापेल की संधि कहीं के अलग मिलता है, हम सिपला संधि बताए, दोनों एक ही है। एक सलाह सापेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेज को पुनः प्राप्त हो गया। जैसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ, अब जानते हैं कि अंग्रेज से मद्रास से डुप्ले के द्वारा छीन लिया गया। तो अब संधि में बोला जाता है कि जो मेरा क्षेत्र पर आप अधिकार किए वो आप हमको दे दीजिए। देता हूं, फ्रांसीसी देगा, लेकिन जितना खर्चा उस पर हुआ, सेना से खर्चा हुआ युद्ध लड़ने में, सब खर्चा अंग्रेज वापस करता है। तब वहां से क्या करता है, डुप्ले वापस करता है अपना क्षेत्र को। आगे देखिए, आगे देखिए, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग के लिए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज के मार्गदर्शन बने। सही बात है। जैसे बोलता है कि डुप्ले ने पहली बार, जैसे आपका एक सवाल होता है, आप पढ़े होंगे डलहौजी के जमाने में हड़प्पा नीति के बारे में। हड़प्पा नीति का जो प्रेरणा लिया था डलहौजी, इसी का प्रेरणा हुआ कहता है, किसका, डुप्ले से ही वो क्या किया था, प्रेरणा लिया था। आगे देखिए, यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर निःशुल्क करवाया था। ये आपको बहुत फेमस है, बीपीएससी में बहुत ही पॉइंट कहता है कि कौन यूरोपीय व्यक्ति हुआ करता है जो भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर निःशुल्क करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोप साम्राज्य के नींव रखी। डुप्ले के ही द्वारा भारत में यूरोप साम्राज्य का नींव रखा जाता है। अभी हम बता रहे थे कि डलहौजी के बारे में। डलहौजी जो आपको हड़प्पा नीति का प्रेरणा ज्ञान करता है, प्रेरणा अर्जित करता है, वो किससे करता है, डुप्ले से ही लेता है। जैसे गांधी जी के बारे में बताया बहुत कि अहिंसा की प्रेरणा कहां से लिए, है ना, सत्याग्रह का प्रेरणा कहां से लिए, और इसे हम डुप्ले से बात कर रहे थे। आगे देखिए, लुई 14वां, लुई कौन लुई 14वां के मंत्री कॉल्बर्ट के द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया जाता है। अब देखिए, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बोल रहा है कि लुई 14वां का एक मंत्री हुआ करता है कॉल्बर्ट, जो क्या किया 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। आगे देखते हैं, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटलिस कहा गया है। कंपनी क्या कहा गया, कंपनी देश इन देश ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ और राज ही इसका सारा खर्च देता था। सही बात है, कंपनी का निर्माण किया गया राज के द्वारा किया गया। राज में जितना कलेक्शन होता था टैक्स वगैरह, उससे क्या होता था, किसका खर्च चलता था। आगे देखते हैं, देखेंगे 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना होता है, जिसने 1768 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना किया गया। आप जानते हैं कि फ्रांसीसियों को पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ खोला गया, सूरत में, पहले व्यापारिक। लेकिन 1767 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान भेजा गया था और 68 में क्या किया गया, कारखाना खोला गया। देखो,
कंपनी का स्थापना अलग बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखिए कारखाना के बारे में, मेकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री का किया गया, फ्रांसीसियो कोठी स्थापित किया गया। पहला सूरत में 1768 में, अगले साल 1769 में का मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मछलीपट्टनम भी बोला जाता है। आगे देखिए स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों, अगला पॉइंट समझेंगे, डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित किए गए थे। फ्रांसीसी में हम बात कर लिए, 1878 के बारे में बात कर लिए, लेकिन डच के बारे में बात कर रहे हैं कि बंगाल में, डच लोग बंगाल में कब के स्थापना किए थे? 1627 में। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से कब से शुरू किया गया? 1653 से। हालांकि 1627 में इसका स्थापना कर दिए, कंपनी का स्थापना कर दिए, लेकिन पिपली से कहां चला गया? तो बालासोर चला जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर बात करता है कि डचों का पूर्ण रूप से कंपनी या डचों का पूर्ण रूप से व्यापार कब शुरू किया गया, तो ढंग से क्या किया गया? 1653 में, 53 शुरू किया गया। आगे देखते हैं। देखिए जब उन्होंने चिनसुरा में अपने, डचों के बारे में बात कर रहे हैं, जब उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की, चिनसुरा के डच किले को मुस्ताबुत कोट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? जो चिनसुरा का जो कोट, जो चिनसुरा का जो किला दिखता है, देखने के लिए मिलता है, गुस्ताबुस कोट के नाम जाना जाता है। आगे देखिए यूरोपीय वासियों में श्रोतम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त किया जाता है। बिहार के बीपीएससी में बहुत सवाल आता है कि फ्रांसीसियों या डचों के समय में बिहार किस लिए प्रसिद्ध था? सोरा और अफीम के लिए। देखिए अंग्रेज शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन में क्या था? प्रसिद्ध था। अंग्रेज के शासन काल में बिहार क्या था? प्रसिद्ध। अब अफीम के लिए, अफीम जानते हैं आप लोग? देखिए भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के बारे में इस प्रकार के बारे में बात करते हैं। हालांकि इससे पहले भी, पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन देख लीजिए पहली बार पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डेन आया, फिर फ्रांसीसी आया, फिर स्वीडिश आया। आएगा देखते हैं। जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना वर्ष निम्नलिखित है। लेकिन एक सवाल आता है आपको कि अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज आने वाला तीसरा है, यूरोपीय देश में अंग्रेज आने वाला तीसरा है, लेकिन कंपनी स्थापित करने वाला क्या है? दूसरा है। क्योंकि पुर्तगालियों के द्वारा पहले क्या आता है? आने वाला पहला डच, पहला पुर्तगाली, दूसरा डच है, लेकिन कंपनी स्थापित करने वाला दूसरा कौन होता है? अंग्रेज होता है। आपको सवाल नॉर्मली पूछ के क्या कर देता है? बजा देता है। चलिए आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब हमको इस पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाना होगा, है ना? आपका जो आधुनिक भारतीय इतिहास में जो पहला चैप्टर था यूरोपीय कंपनियों के आगमन, जो आपका घटना चक्र बुक है, जो पहला चैप्टर था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये आपका समाप्त हो गया। आपके देखते हैं कल आपका इससे संबंधित जितना क्वेश्चन आपको नीचे देखने के लिए मिल रहा होगा, नीचे आपको जितना क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सब क्वेश्चन पर हम लोग बारे बारे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन लगाने से पहले अभी क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है, लगाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे? देखिए आपका जो भारत यूरोपीय कंपनियों पढ़ रहे थे घटना चक्र, इसके बाद जो भी आपका दिया गया है पॉइंट, इसमें अगले क्लास में आपका चर्चा किया जाएगा। ठीक है, या तो अगला पॉइंट चर्चा कर लेते हैं हम, नहीं तो हम कल क्वेश्चन लगा लेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को बेहतर समझें। अगर नहीं समझ में आता, अगर आप इससे बेहतर समझाने के, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइए कि हम समझ नहीं पा रहे, तो इसे बेहतर हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर क्लास आपको साफ दिख भी नहीं रहा तो
जो भी परेशानी है को क्लास में देखने के लिए मिल रहा है तो क्लास में कमेंट करके बताइए। जैसे हमको तो लगता है कि हम 100% सही कर रहे हैं, लेकिन आप क्लास को देखिए तो आपको पता होगा ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए जय हिंद, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।